गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। पढ़ाई करते करते हम लोग क्लास 12th में शीत युद्ध की पढ़ाई करते करते कहाँ तक गए थे? शीत युद्ध का अर्थ समझ गए थे और उसकी प्रकृति क्या था वो समझ गए थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध में जो युद्ध लड़े गए तो उनके युद्ध लड़ने में कौन से रिसोर्स और किस तरह के रिसोर्स का इस्तेमाल किए गए, रिसोर्स क्या था, तो इसको समझिए। शीत युद्ध की जो संसाधन थे या साधन एक ही नाम है। जब भी कोई युद्ध लड़ता है तो कोई ना कोई रिसोर्स का इस्तेमाल करता ही करता है। तो शीत युद्ध में कौन सा रिसोर्स का इस्तेमाल किया गया था? देखिए, इसमें कोई वेपन्स नहीं था, इसमें कोई हथियार नहीं था। ठीक है, इसमें हथियार जो था वो अलग टाइप का था। जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि यह जो युद्ध है यह एक स्नायु युद्ध है, इनकी वार ऑफ नर्वस है। इसका मतलब है कि यह युद्ध जो है मन में लड़ा गया है, शरीर में नहीं। मन का मतलब होता है जैसे हम किसी को गाली देंगे या आप किसी को गाली दीजिएगा तो गाली शरीर में चोट नहीं करता है, आघात नहीं पहुंचाता, क्षति नहीं पहुंचाता है, लेकिन यह मन में लड़ा गया युद्ध है। हो सके वो उसको दुखी कर दे, हो सके वो परेशान हो जाए, तो ये भी एक तरह का कहीं ना कहीं नुकसान है। इस तरह के नुकसान शीत युद्ध में, ठीक है, हुए और ऐसे रिसोर्स का इस्तेमाल किया गया। इसमें पहला रिसोर्स जो था वो था प्रचार। ठीक है, क्या था? प्रचार। प्रचार का मतलब होता है कि एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करना। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए दो देश का। आप तो जानते ही हैं कि कौन से दो देश थे जो शीत युद्ध में शामिल थे। मुख्य दो देश कौन कौन थे शीत युद्ध में शामिल थे? तो वो थे एक यूएसए और एक था यूएसएसआर। इसको हम लोग अमेरिका कहते हैं, अमेरिका समर्थित। इसको बोलते हैं सोवियत संघ समर्थित। ठीक है, एक बात यहाँ समझिए कि यूएसए जो है यह पूंजी का समर्थन करने वाला देश है, इनकी पूंजीवाद है ये। ठीक है, यह क्या करता है? उदार लोकतंत्र और बौद्धिक लोकतंत्र इन दोनों में विश्वास करता है। जबकि यूएसएसआर जो है यह समाजवाद है। समाजवाद समझिए, समाजवाद की जो व्युत्पत्ति किया था, जिन्होंने दिया था फॉर्मूला, उनका नाम था कार्ल मार्क्स। आप लोग नाम सुने भी होंगे, कार्ल मार्क्स। ठीक है, इन्होंने सोशलिज्म पर ज़्यादा बल दिया। इन्होंने कहा कि सोशल ही सब कुछ है। इन्होंने सर्वहारा वर्ग पे बहुत ज़्यादा बल दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि समाज सब कुछ तय करेगा, सरकार जो बनेगी वो समाज ही बनेगी, उत्पादन जो करेगा वो समाज ही करेगा। क्योंकि मार्क्स के दृष्टिकोण से समाज में जो सर्वहारा लोग हैं, यानी कि जो बड़े जनसंख्या में आते हैं, जो मजदूर हैं, जो खेतीहर किसान हैं, इन्होंने कहा कि असली पैदा करने वाले जो हैं वो लोग वही हैं। ठीक है, इन्होंने न तो जो उच्च वर्ग है उनकी जगह दी और न ही सामंतों को यहाँ पे जगह दे रहे हैं कार्ल मार्क्स। तो इन्होंने समाजवाद की व्यवस्था की। तो इन्होंने कहा कि समाजवाद चलेगा, इन्होंने कहा साम्यवाद चलेगा, साम्यवाद। ठीक है, और समाजवाद और साम्यवाद से जनतंत्र कायम होगा, उसको हम चलाएंगे। यूएसएसआर की ये मान्यता थी, इन्होंने इसको मान लिया। तो प्रचार और प्रसार में एक ही बात कहना है इनको। यूएसएसआर की मजाक उड़ाते थे, यूएसएसआर यूएसए की मजाक उड़ाते थे, और ऐसे ही एक दूसरे की बुराई, निंदा और एक दूसरे की आलोचना करने का पूरा इंतजाम इन्होंने प्रचार के रूप में इस्तेमाल किया। और कैसे किया ये देखिए। प्रचार रेडियो के माध्यम से किया गया था। रेडियो, आकाशवाणी, दूरदर्शन जैसे आप लोग सुनते हैं, तो वहाँ पे देखिए कि एक जगह कोई खास केंद्र होता है जहाँ से पूरे भारत में समाचार की व्यवस्था कराई जाती है। इसकी नेटवर्किंग साइट पूरे भारत में है। वैसे ही पूरे विश्व में रेडियो, जहाँ इसकी प्रचार केंद्र था, वहाँ से पूरे विश्व में प्रचार किया जाता था। इसकी आलोचना करता था तो पूरे रेडियो बोलते थे। ठीक है, टीवी भी था प्रचार का साधन, पत्रिका भी था प्रचार का साधन, पत्रिकाएं। ठीक है, इसमें प्रेस भी था, इसमें समाचार पत्र भी था, समाचार पत्र। इन सबको माध्यम बनाया गया। ये सब माध्यम था युद्ध लड़ने का। सोचिए जरा कि ये सब माध्यम कैसे बन जाता है युद्ध लड़ने का। आप जानते ही हैं, शीत युद्ध था, उसमें कोई मार काट की भूमिका थी नहीं, एकदम आराम से लड़ा जाने वाला युद्ध था। युद्ध का मतलब गाली गलौज, युद्ध का मतलब शांतिपूर्वक किसी को बिना नुकसान पहुंचाए, सैन्य क्षति पहुंचाए,
मतलब बिना सैन्य क्षति पहुंचाए ही उन्हें युद्ध से परास्त करना था। तो ये बातें चली, तो प्रचार का इस्तेमाल किया गया। संसाधन में एक नंबर क्या है? प्रचार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए नंबर 2 में जो हथियार था इनका वो था जासूसी। ठीक है, आप U2 विमान कांड का नाम सुने होंगे। U2 विमान कांड जो हुआ था जासूसी से ही हुआ था। ठीक है, जासूसी का मतलब होता है कि जो USA है और यूएसएसआर से जो समर्थित देश है और यूएसए से जो समर्थित देश है, इन देशों में मान लीजिए कि यूएसए को 40 देशों ने समर्थन किया और यूएसएसआर को मान लीजिए कि 35 देशों ने समर्थन किया। तो इनमें से जो भी देश हैं, अब मान लीजिए कि 40 में से कोई X है, कोई Y है, कोई Z है, कोई M N O है, तो X M के पास जासूसी करेगा, Y N के पास जासूसी करेगा, ऐसे ये Z के पास जासूसी करेगा। और जासूसी करने के बाद क्या होगा कि सच में देखना चाहेगा कि कौन किसको कितना समर्थन कर रहा है, कौन किसको कितना हेल्प दे रहा है, या अगर हेल्प नहीं दे पा रहा है तो बीच में क्या वजह है, क्या दिक्कतें आ गई है। तो ये सारी चीज़ों की खुफिया जानकारी प्राप्त करने का नाम जासूसी है। अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया में जासूसी करने का जो खबर अभी फैली है ना, अभी तो ATS भी इस बात का खुलासा कर रहे हैं, जो सीमा हैदर का मामला है ना, वो वैसे ही मामला है। सीमा हैदर की जो मामला अभी सामने आई है, ये सेंसिटिव मामला है, इसे आप सबको विचार करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि असल में ऐसा क्या है ना। ये जासूसी से है, क्योंकि इंडिया में जासूसी के माध्यम से ही पाकिस्तान ने बहुत सारी घटनाओं का अंजाम दिए। ठीक है, और इस बार भी ऐसे ही रणनीति उपाय लगाने का वो सोच रहा है पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान की जो समझदारी है वो थोड़ा बहुत लो लेवल की समझदारी है, एक स्मार्ट रणनीति से वो चलता ही नहीं है। देखिए लो लेवल कैसे है, जब मेरा विभाजन हुआ भारत, जब पाकिस्तान बना, ठीक है, ऐसे ये था पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान बना तो वहाँ पे बहुत दिक्कतें हो गई थी, वहाँ पे आपदा आ गया था, वहाँ भूखमरी टाइप की व्यवस्था हो गई थी। उस समय पूरे देश में हलचल था, मारकाट हो रहा था, ये हो रहा था, बहुत दिक्कतें, वहाँ पे आर्थिक तंगी आ गई थी, उत्पादन तो लगभग बंद ही हो गया था, क्योंकि अव्यवस्था फैलेगा तो कृषि कौन करेगा, है ना। ऐसे में बहुत सारे देश थे फ़ायदा उठाने वाले, अमेरिका, उधर से रसिया और बहुत सारे जो धनी देश हैं वो फ़ायदा उठा रहे थे। तो जब पाकिस्तान भूख से मर रहा था, दिक्कतें इनको हो रही थी, तब इंडिया ने इनको बहुत सारे पैसे दिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि देखिए भैया, हमारे यहाँ से कुछ शरणार्थी आपके वहाँ जा रहे हैं, मैं रोक रहा हूँ लेकिन वो नहीं रोक पा रहे हैं, उसकी वजह अलग अलग है, बाद में निपटेंगे, लेकिन हमारे शरणार्थी कुछ वहाँ जा रहे हैं, इनको कम से कम आप शरण दे दीजिएगा। इसके अलावे वहाँ पर जो भी लोग हैं भूख से ना मरे, है ना, वो आपदा से ना मरे, इसलिए इन पैसे का इस्तेमाल उनको खाने पीने के प्रबंधन में करिएगा, टेंट बनाइएगा और वहाँ पे भोजन और इस तरह की आदि का प्रबंधन करिएगा। तो पाकिस्तान वालों की समझदारी देखिए, इन्होंने इस पैसे से अमेरिका से हथियार खरीद लिया, इन्होंने इस पैसे से अमेरिका से वेपन्स खरीद लिया, वेपन्स हथियार परचेज खरीद लिया, और इसका इस्तेमाल कहाँ किया? इंडिया के खिलाफ। सोचिए इसकी बहादुरी, यही होता है बहादुरी। अब देखिए सारागढ़ की जो लड़ाई हो रही थी, वो तो उस समय तो इंडिया पाकिस्तान मिला हुआ ही था, लेकिन जो सारागढ़ की लड़ाई हो रही थी वहाँ पे, हालांकि इन सब की एक सिस्टमेटिक परंपरागत सोच यही रहा है। तो उस युद्ध में क्या हुआ कि वहाँ जो सैनिक थे, सिख सैनिक, उन सैनिकों में जो मुख्य सैनिक थे, उनको मारने में एक बच्चों का इस्तेमाल किया गया। देखिए सिख लोगों की एक रिवाज है, वो महिला पर जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर हाथ नहीं उठाते हैं, चाहे जो हो जाए। तो उन सैनिकों ने भी ऐसा किया, लेकिन इनको तो समझ होना चाहिए कि बच्चों और महिलाओं का इस्तेमाल हम लोग ऐसे क्यों करेंगे, अरे मर्द है तो आइए सामने, है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। इन सब की यही रणनीति लगता है बहुत खराब, ये धोखा दे के मतलब किसी को कुचलना चाहते हैं। इनके पास खुद कोई क्षमता तो है ही नहीं, है ना, सामने आके कि कोई वार करें, कोई ये करें वो करें। इनके पास वही ट्रेनिंग
ISIS की जो संगठन है वही सब मिलकर ट्रेनिंग दिलाता है सबको, बच्चों को, महिलाओं को, युवकों युवतियों को, सबको एक बड़े अमाउंट दे करके ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि आप जाइए। तो सीमा हैदर ने क्या कराया देखिए, सीमा हैदर ऐसे होते हुए आई, इसे अफ़गानिस्तान में भी क्रॉस किया, इसने चाइना से भी सपोर्ट किया तिब्बत होते हुए, और यहाँ जो नेपाल का एरिया है, नेपाल को क्रॉस करके आई है इंडिया, ठीक है। और यहाँ आके बोल रही है इनको हमको नागरिकता दीजिए, हमें भारतीय नागरिकता चाहिए। अब बताइए ये क्यों आई है, क्या मकसद है, अभी खुलासा हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारे जो इंडियन पत्रकार है, इंडियन रिपोर्टर है, इन सब ने एक से एक प्रश्न करके इनकी सबसे पहली पोल निकाली कि देखते हैं इनके भीतर और कितना कुछ है। तो ये तो वैसे भी नौटंकी कर ही रही थी, है ना, क्योंकि नौटंकी का एक अलग ही लक्षण होता है, वो तो देख ही जाता है। अभी ATS पूरे मामले को छानबीन कर रहा है तो बहुत कुछ पा रहा है इनके खिलाफ। पहली बात तो ये इनके खिलाफ पाया कि ये जितने भी बयान यहाँ पे दे रहे हैं सब संदिग्ध है, सब संदेहास्पद है। इनके आधार कार्ड 3-4 हैं, आधार कार्ड में उम्र अलग अलग है, इनके पास एक से एक मोबाइल है, ये पाकिस्तानी आर्मी में सिलेक्टेड है और वहाँ पे बहुत तरह की घटनाओं का अंजाम दे चुके हैं और सारी सेवाओं में ये अपनी भागीदारी निभा चुके हैं। तो सीमा जो है वो कितने सपोर्टिव हैं वो देखिए, और हमारे यहाँ की जो सचिन है वो भी कितने इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सोचिए, एक टैलेंट महिला एक बेवकूफ़ लड़के से शादी कर लेता है, संभव ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को पकड़ने के बाद ATS ने पता लगाया कि नहीं, ये महिला जो है बहुत बड़ी जासूस निकली है, बहुत बड़ी जासूस वाला काम करने जा रहे हैं। तो जासूसी संसाधन में जासूसी का इस्तेमाल कर रहे थे, कब, शीत युद्ध में, ठीक है। अब आगे देखिए, एक रिसोर्स था इसमें सैन्य सहयोग, सैन्य सहयोग, ठीक है, और आर्थिक सहायता, और आर्थिक सहायता। देखिए यहाँ पे दोनों देशों की यही हालत है, आप समझिए, दोनों देशों की यही हालत है। इसको ऐसे समझें, दो देश का एग्जाम्पल लेते हैं हम। अक्सर दो देश का एग्जाम्पल पड़ोसी दुश्मन होता ही है, सिंपल सी बात है। तो अगर किसका लें एग्जाम्पल हम, बताइए, आप बताइए किसका लें एग्जाम्पल हम। चलिए हम लेते हैं, चलो इंडिया पाकिस्तान का ही लेते हैं, क्योंकि ये क्लियर है, आपको भी समझ में आ जाएगा, है ना। बाकी और सारे कंट्री का लें तो वो मुद्दे अलग अलग हैं। तो चलिए पहले इसको समझिए, हम ठीक ठाक मैप कंडीशन बनाते हैं। ज़्यादा तो नहीं, तो कश्मीर का तो मैप हमें बनाना ही पड़ेगा। मान लीजिए ये कश्मीर है और ये ऐसे होते हुए, ठीक है, इतना ही समझिए। ये एरिया क्या है, पाकिस्तान है, ठीक, ये एरिया पाकिस्तान है। इंडिया, पाकिस्तान, जब विभाजन हुआ तो पूरी दुनिया को खबर चल गई कि ये दोनों अलग अलग हो गया, ठीक है। अब अमेरिका इसको सपोर्ट किए हैं कई बार, USA, लेकिन ई बगलवा को पता नहीं कि हमको सपोर्ट सच में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अमेरिका हमेशा फ़ायदा चाहता है, हमेशा फ़ायदा चाहा है इन्होंने, इनके पास कोई संबंध नहीं किसी का, इनको प्रॉफिट हो रहा है आपसे दोस्ती कर लेगा, इनको नुकसान हो रहा है आपको लात मार देगा। ये पूंजीपतियों का एक लक्षण होता है, इसको समझिए। इनको फ़ायदा हो रहा है तो ये आपको सपोर्ट में करेगा, आपके पास रहेगा, आपसे सैन्य रणनीति बनाएगा, आपसे डिप्लोमेट्स वाली चर्चा करेगी, आपको गोद में बैठाएगा, आ जाओ। लेकिन अगर इनको नुकसान हो रहा है तो भाई आप मेरे कोई नहीं है, ठीक है। ये हाल है। जैसे अभी आप कुछ देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं, उनको मतलब नहीं, उससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो वो फ़ायदे को देखेंगे, नहीं भैया तो निकलो अपने रास्ते से, ऐसी हालत बना के रखा है। तो लेकिन इस खेल को पाकिस्तान ने समझा नहीं, ये समझ नहीं पाए, सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये करा। समझना चाहिए क्या करता है ये देखिए, अमेरिका बनाता है वेपन्स, हथियार, ठीक है, और हथियार में जो खर्चे होते हैं, हथियार,
और हथियार में जो खर्चे होते हैं उस खर्चे की मेंटेन करने के लिए वो बेचते हैं, किसी और कंट्री को देते हैं। अब ये देंगे कैसे? जब तक कि ये आपस में लड़ाएगा नहीं तब तक ये देगा कैसे? हथियार खर्च होगी कहाँ, है ना। आप जॉन मेनार्ड कीन्स का अर्थशास्त्र आप पढ़े होंगे, कीन्स का अर्थशास्त्र। वो कहते हैं कि रिसोर्स तभी उत्पादित होगा जब डिमांड होगा। यहाँ डिमांड है ही नहीं तो रिसोर्स बनेगा कैसे? लेकिन यूएसए को कीन्स की अर्थशास्त्र से कोई मतलब नहीं है। यूएसए को पता है कि पहले हथियार बनाओ, डिमांड बाद में पैदा करेंगे, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि बाद में हम हथियार पहले बनाओ, डिमांड बाद में पैदा करेंगे। तो ये पहले हथियार खूब बना दिए। क्यों हथियार खूब बना दिए? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई हो रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तो उस समय हथियार को बेचने में सबसे बड़ी अगर किसी का रोल है तो यूएसए का है। बोलते हैं कि 2 विश्व युद्ध ने अमेरिका को धनी बना दिया। एक युद्ध था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये 2 विश्व युद्ध में इतने महाजनी की उपाय कराया, ये महाजन बन गए पूरे विश्व का। 2 विश्व युद्ध का महाजन कौन है? यूएसए, अमेरिका। तो इसकी देखा देखी में कौन है और एक महाजन? यूएसएसआर, सोवियत रूस। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खूब पैसे इकट्ठे किए और इन पैसे के इकट्ठे करने का नतीजा ये हुआ कि आज पूरी वर्ल्ड का सबसे लार्जर इकोनॉमी है यूएसए। ये 2 क्यों? देखिए भारत की सभ्यता देखिए 5000 साल से चली आ रही है, फिर भी वो लगभग अगर देखें हम जीडीपी की तुलनात्मक अध्ययन करें, वैश्विक तुलनात्मक अध्ययन, तो वो उतने ही पायदान पे खड़ी है। जबकि अमेरिका की जो हिस्ट्री है, अमेरिका की जो इतिहास है, वो 350 साल से पहले है नहीं, 350 साल की इतिहास है यूएसए का। जबकि इंडिया का 5000 वर्ष का इतिहास है, लेकिन जैसे का तैसे है, जस का तस है। और अमेरिका 350 साल में इतना ग्रो किया, इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घोटाले की काम है। और वो घोटाला क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में उत्पादन बढ़ाना, वेपन्स बनाना, हथियार बेचना और फायदे कमाना, ऋण देना और महाजनी करना, उपनिवेश बनाना और नव उपनिवेश बनाना। इनकी नव उपनिवेश बनाने की तरीका आज भी बहुत सारे देशों में कंटिन्यू है। तो ये है यूएसए की रणनीति। यूएसए करता क्या है? पाकिस्तान को हथियार देता है, और हथियार ये नहीं लेता है तो इसे पैसे भी देते हैं कि भैया लो तुम पैसा, हथियार लो, जब तुम्हारा पैसा होगा तो बाद में हमको लौटा देना, ठीक है। ये प्रेम भाव से बोलते हैं। पाकिस्तान समझता है कि ठीक है, बोल लो, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पे यूएसए जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हमारा ही दबदबा है, हमारा ही पहुँच है। अगर ये पैसा नहीं दे पाएगा तो इसके पास हम जो दस्तखत करा लिए थे, ये दस्तखत भी करा लेता है कि देखिए आपने फलना 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 एग्रीमेंट पे आपने दस्तखत किया है। अब पाकिस्तान का कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा तो है नहीं, सच में नहीं है पढ़ा लिखा, वहाँ पे कोई नहीं है पढ़ा लिखा। जिसके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो कच्ची पढ़ा लिखा रहेगा। इसके पास कुछ नहीं है, न विवेक है न बुद्धि है, पेपरों पढ़ने का इसको अकल नहीं आता होगा। तो अमेरिका ने इसको क्या किया? बहला के फुसला के कागज़ में दस्तखत करवा लिया। और जब ये नहीं दे पा रहा था पैसे हथियार के बदले या ऋण के बदले जो नहीं चुका पा रहे थे, तो ये यूएसए कहता है कोई बात नहीं, इसके बदले हमें यहाँ कुछ जगह दे दो, हम यहाँ सैनिक अड्डा बनाएंगे, यहाँ कुछ जगह दे दो, हम सैनिक अड्डा बनाएंगे, या जो जहाँ रिसोर्स की पहुँच है। तो कहीं ना कहीं ये एक साइकिल में जो स्लैब्स की साइकिल है, जो पहले प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ा करते थे, स्लैब्स की साइकिल, दास की एक चक्र, वैसे ही यहाँ ऋण चक्र में इसको और कहीं ना कहीं इसको बंधन में वो रखता ही था, एक बंधन का चक्र बन जाता था। न ये पैसा इसको दे पाएगा और न ही कुछ कर पाएगा, तो ये हथियार इनको सप्लाई करते थे ऐसे। अच्छा, मान लीजिए कि हथियार ये नहीं लेना, ये बोल दे कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए हमको, अब क्या करेंगे हथियार का? तो ये बोलता है कि पैदा करते हैं तब यहाँ युद्ध, पीओके है ना, उड़ी, या जो कश्मीर का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे समस्या क्रिएट करो, तब अपने हथियार बिकेगा। ये पाकिस्तान की रणनीति है। तो ये सैन्य सहयोग भी दे रहा है और आर्थिक सहयोग भी दे रहा है, ठीक है, समझे। तो देखिए अब मान लीजिए कि पाकिस्तान को सहयोग करने वाला कौन है? यूएसए।
तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर ये इंडिया के पास आ जाएगा और बोल देगा कि देखिए मेरा जो सबसे बड़ा एनिमी है, दुश्मन है यूएसए, ये आपके देश की जो बगल बगल में जो देश है इनको सपोर्ट कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये इसको सपोर्ट कर देगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में धन दे देगा, आर्थिक और सैन्य सहयोग कर देगा, तो आपको क्षति हो जाएगी, तो आपको भी कहीं ना कहीं हम सपोर्ट करेंगे तो मामला संतुलन में रह सकता है। तो इंडिया भी कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट मांग रहा होता है। ठीक है, तो ये है सैन्य सहयोग और आर्थिक सहायता प्राप्त करना। इसको मिटाते हैं। आप लोग समझ रहे हैं, बहुत भली भांति। कहीं दिक्कत हो तो आप नोट करिएगा, ठीक है, वैसे हमें बताइएगा, फ़ोन से बताइएगा, ठीक है। फ़ोन से क्या होता है कि चर्चा बहुत ज़्यादा होती है और हम उतना अभी उस स्टेटस में नहीं हैं जो कि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम है, आप फ़ोन से बेहतर से चर्चा कर सकते हैं इन सब बातों में, ठीक है। तो हम आपके लिए इतना कदम तो उठा ही लेंगे। नंबर 3 क्या है रिसोर्स के तौर पर? नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है डिप्लोमेटिक्स, यानी कि कूटनीतिक, ठीक है, कूटनीतिक। ये कूटनीतिक क्या होता है ये हम पिछली क्लास में भी समझाए थे। कूटनीतिक का मतलब होता है दो देशों के बीच अच्छे संबंध का होना, ठीक है। दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच अच्छे संबंध का होना, और अच्छे संबंध का होना इस घटना को जो अंजाम देता है उस घटने की प्रोसेस का नाम है कूटनीतिक। जैसे देखिए भारत और अमेरिका, ठीक है, इन दो देशों के बीच अभी हफ्ते भर में जो बैठक हुई, जो मीटिंग हुई, इसमें द्विपक्षीय हैं, उसमें दो पक्ष हैं, एक भारत है एक अमेरिका है। लेकिन जहाँ अनेक सारे देश मिल करके कोई भी रणनीति करते हैं, जैसे G20 की बैठक हो रही है हमारे यहाँ, तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज भाग ले रहे हैं, तो इसको बहुपक्षीय कह सकते हैं। लेकिन यहाँ दो ही आदमी है, द्विपक्षीय है। इसमें कूटनीतिक डिप्लोमेट्स क्या होता है, देखिए इंडिया के जो मेन प्रतिनिधि है, मुख्य जो प्रतिनिधि है, इसके प्रमुख जो हैं, और अमेरिका के जो प्रमुख हैं, ये दोनों आपस में मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, ठीक है। बैठने के बाद पता करते हैं ये कि हमारे और इनके बीच क्या बेहतर रिलेशन इस्टेब्लिश हो पाया, क्या बेहतर रिलेशन कायम हो पाया। आप गौर करिएगा, कभी कभी हर चीज़ यहाँ पे आकलन किया जाता है। अच्छा बताइए, भारत का जो प्रमुख है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या फ़ोन से बात नहीं कर सकते थे इनसे? एकदम कर सकते थे, लेकिन फ़ोन से बेहतर कहीं ना कहीं वहाँ जाके बातचीत करना होता है। देखिए किसी के पास जाके बातचीत करिएगा और फ़ोन से बातचीत करिएगा तो आप एकदम बिल्कुल अलग अंतर पाइएगा। अक्सर फ़ोन से बात करने वाले धोखा में रहते हैं, ठीक है, फ़ोन से बात करने वाले क्या हो, धोखा में रहते हैं। लेकिन सामने जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है। वैसे सामने जाके बात करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ बातचीत ही नहीं होता है, सामने जाने के बाद 2-3 घंटे की मीटिंग भी होती है। 2-3 घंटे में वास्तविक हाव भाव का पता चल जाता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी मान लीजिए, बैठने का तरीका उनका अलग है, इनका बैठने का तरीका अलग है, इनकी दृष्टिकोण अलग है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुंह कुछ और बोलता है और आंखें कुछ और बोलता है, मतलब निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और, ऐसी बातें हो जाती है। तो अगर सामने होती है चीज़ें ना, कोई घटना सामने होती है, तो वो पकड़ में आ जाता है कि क्या है असल में मामला। असल में मामला समझने के लिए आपको सामने आना ही होगा। इसलिए हमारे दो प्रतिनिधि, कभी कभी अमेरिका वाले प्रतिनिधि आते हैं इंडिया, कभी इंडिया वाले जाते हैं अमेरिका। इससे क्या होता है कि आपस में बहुत बढ़िया डिप्लोमेट्स का, यानी कि रणनीति कूटनीतिक सहयोग संबंध बनता है, और इसी से तय होता है कि कौन किसके समर्थन कितना ज़्यादा है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सारे मामले की यहाँ पे, ठीक है। तो ये कूटनीतिक होता है। तो आपने 3 चीज़ समझा क्या? पहला साधन क्या था? प्रचार। दूसरा क्या था? सेकंड रिसोर्स, जासूसी। तीसरा क्या था? सैन्य सहयोग या आर्थिक सहयोग। चौथा क्या था? कूटनीतिक, ठीक है। और एक चीज़ समझिए कि हम लोग एक चीज़ और में रख सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन। शक्ति का
प्रदर्शन करना, ये भी कहीं ना कहीं रिसोर्स है, साधन है। ठीक है, देखिए क्या मामला है। हम लोग एक विश्व व्यवस्था की ओर जा रहे हैं और इस विश्व व्यवस्था में हमें जाना ही पड़ेगा, आज या कल हो, चूँकि हवा बह गई है ना। ये कहा गया है, देखिए बता दे रहे हैं क्या है फिर। सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म तो अलग अलग हैं, बहुत दूर तक कनेक्शन है इनका, एकदम दो विपरीत बातें हैं। दो विपरीत बातें हैं, एक चित्त है तो एक पट है, समझिए। एक आकाश है तो एक पताल है, एक दिन है तो एक रात है। मतलब इनके सिद्धांत में, इनके थ्योरी में, इनकी पूरी सिस्टम में अलग है, ये इसकी सिस्टम अलग है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है, वैसे कैपिटलिज्म सोशलिज्म की ओर आ रहा है और सोशलिज्म कैपिटलिज्म की ओर जा रहा है। ठीक है, ये इसको समझिए कैसे। अब अभी 20 साल में जितना भारत में संस्कृति और सभ्यता बदले, वो उतने बदलाव कभी नहीं हुए थे। मतलब पहले इंडिया सोशलिज्म में था, अब कहाँ चल रहा है, कैपिटलिज्म में जा रहा है। इस 20 साल 25 साल में जितने अंतर हुए, बोलते हैं कि जैसे ग्राफ एकदम बिल्कुल चेंज ही हो गया, ग्राफ बिल्कुल चेंज हो गया, है ना। ये 20 साल के अंतराल में क्या घटना हुआ, क्या घटित हुआ, सोचने वाली क्या घटित हुआ। मामला ये हो गया कि ये जो चक्का है, ये चक्र है सोशलिज्म की ओर और कैपिटलिज्म की ओर, ये बहुत जल्दी प्रवाहित होने लगा। ठीक है, अब ये समझिए कि हमारे यहाँ पहले इंडिया में पहले सोशलिज्म में कल्चर था, संस्कृति था, रिलीजियस था, है ना। हमारे यहाँ देखिए डांस सिस्टम था, हमारे यहाँ मेला हो रहा था, मेला हो रहा था, हमारे यहाँ मेले में भीड़ हो रहे थे और बहुत तरह के त्यौहार थे, है ना, बहुत तरह की बातें थी यहाँ पे। लेकिन अभी इनकी वेटेज कम हो गया है, अभी ये देखने को बहुत कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि कल्चर से परिचय होने की जो व्यवस्था थी वो हटे जा रहा है। जैसे अभी की जो हमारे टीचर जो हैं वो तो कहते हैं कि आज के दौर जो विद्यार्थी है या नए जनरेशन के व्यक्ति है, इसका नाम ही अलग रख दिया। इसका नाम रखा उन्होंने मैगी जनरेशन। मैगी जनरेशन का मतलब होता है मैगी खा करके बड़े होने वाले व्यक्ति। उनके पास कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, वो फास्ट फूड प्रोडक्ट होते हैं और जंक प्रोडक्ट होते हैं, उसको खा के भी बड़े होते हैं। अभी इनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है इनके पास जाओ, बैठो, देखो, बात करो, कुछ नहीं है। ये भाषा भी बोलना नहीं जानता, इनके पास कोई कल्चर है ही नहीं, इसके पास नथिंग, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे, सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर। अब बताइए, मान लीजिए कि इसके पास कुछ नहीं है, अब ये कहाँ जाएगा फिर? किसके पास कुछ नहीं था, वो कैपिटलिज्म के पास कुछ नहीं था। ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं, कैपिटलिज्म के पास ये सब नहीं था, सोशलिज्म के पास पहले था, अब इसके पास नहीं है, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, कैपिटलिज्म के पास जा रहा है। तो वो कल्चर, रिलीजियस, डांस, मेरा सब कुछ कहाँ जा रहा है, सोशलिज्म से। और कैपिटलिज्म कहाँ आ रहा है, सोशलिज्म की ओर आ रहा है। आपको बता दें, अमेरिका के बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो भारतीय सभ्यताओं को जानना चाहते हैं, इससे परिचित होना चाहते हैं, वो अमेरिका को छोड़ करके इंडिया आ रहा है, क्योंकि वो उब चुका है ना चीज़ों को लेकर के। तो वो ऐसे चक्र चलते रहता है। तो ये चक्र है, ठीक है, ये क्या है, चक्र है। तो शक्ति प्रदर्शन का मतलब होता है कि इन चक्रों में से क्या उपजा, क्या पैदा हुआ। तो कैपिटलिज्म की बात करते हैं फिर, उससे आपको पता चल जाएगा कि शक्ति प्रदर्शन क्या चीज़ है। शक्ति प्रदर्शन का मतलब होता है जो जितना दिखा सके अपनी पावर को, अपनी शक्ति को। ठीक है, ये दिखाने की बात है, असल में हो या ना हो कौन देखता है, इससे मतलब भी नहीं है, दिखाने की बात है। शक्ति को क्या करना है, प्रदर्शित करना है, किसके सामने, विश्व के सामने। तो मान लीजिए कि एक विमान है,
ये नया विमान है, इसकी मारक क्षमता ज़्यादा है। रॉकेट है, ये न्यू वर्जन का है, नया है, ठीक है। अब मान सेटेलाइट है, ये भी नया है, नया वर्जन का है, इसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे तो नए नए चीज़ों, मान लीजिए कि कोई मंगल ग्रह पे अन्वेषण करने की पूरी उपाय लगा रहा है कि मंगल ग्रह जाएंगे हम, कोई चांद पे जाने की ओर सोच रहा है ना, कोई मंगलयान भेज रहा है, कोई चंद्रयान भेज रहा है, ये कहीं ना कहीं शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। हाँ, इसी अंतराल में एटम का जो न्यूक्लियर पावर है किसके पास बहुत ज़्यादा है, इसकी भी उपाय करते हैं। मतलब ये है कि हमें शक्ति दिखाना है, किसको दिखाना है, एक दूसरे को दिखाना है। कौन जितना ज़्यादा पावरफुल, उसके पास उतने ही वोट होगा, उसके पास उतने ही लोगों का समर्थन होगा, देश का समर्थन होगा, उसके सपोर्टिव उतने ही होंगे। लेकिन असल में शक्ति प्रदर्शित करने का ही नतीजा ये हुआ कि आज हमारा इकोलॉजिकल बिगड़ गया है। आज क्लाइमेट चेंज होने के पीछे यही सब वजह है। शीत युद्ध की जो अंतिम परिणति है, कहीं ना कहीं विश्व में जलवायु परिवर्तन को ले ही आएगा, ये शीत युद्ध का ही परिणाम है। क्योंकि इतने प्रदूषण होता है, इससे इतने पॉल्यूशन होता है, बस ये दिखाने के लिए कि शक्ति मेरे पास कितना है। सोच के देखिए कि ये हालत है पूरे विश्व व्यवस्था की, ठीक है। ये है रिसोर्स और संसाधन, कोई दिक्कत नहीं, अगर एग्जाम में आए तो इसको आराम से लिख दीजिए, सब कुछ लिख दीजिए आप, ठीक है। अब आते हैं मेन कहानी पर कि ये शीत युद्ध हुआ, वो हुआ क्यों, क्या वजह था जो हो गया शीत युद्ध। कुछ जब भी कोई घटना होता तो कोई वजह होता है उसके पीछे ना, और बहुत बड़ी वजह होता है शीत युद्ध होने के पीछे। अच्छा, शीत युद्ध जैसे हुआ था वही फॉर्मूला आज भी चल रहा है, ठीक है, वो कोई अपवाद नहीं है। जैसे गणित आप बनाते हैं पाइथागोरस, तो पाइथागोरस ने कब का फॉर्मूला इजाद कर दिया, लेकिन अब भी चल रहा है ना वही फॉर्मूला। वैसे ही कोई भी युद्ध होता है, देखिए आदमी आदमी ही है, और आदमी की जो मनोवृत्ति है वही रहता है। दुनिया कितना बदल जाए, पहले बैलगाड़ी था, आज 4 व्हीलर है, फॉर्च्यूनर है, BMW है, लेकिन चेंज कुछ वस्तु में चेंज हो सकता है, वस्तु के रूप में चेंज हो सकता है, लेकिन व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। पहले के दौर में लोग घोड़ा को अपाची की वैल्यू देते थे, घोड़ा को 4 व्हीलर की वैल्यू देते थे, आज 4 व्हीलर है उसकी जगह। चीज़ें बदली है, लेकिन आदमी का मन तो वही है ना कि हम पहले घोड़ा दौड़ाएं, आज कुछ और दौड़ाएं, वही हाल है, चीज़ें वही है, बदली है नहीं। तो जैसे जिस कारण से शीत युद्ध घटित हुआ, उसी कारण से आज भी लड़ाई हो रही है। आज देखिए आप इराक और ईरान की समस्या, आज देखिए आप म्यांमार बर्मा की समस्या, है ना, इजराइल फिलिस्तीन विवाद, फ्रांस में जो घटनाएं हो रही है, फ्रांसीसी क्रांति को समझिए, फ्रांस में जो अभी घटनाएं हो रही है, फ्रांस जो जल रहा है, ये आप तुरंत समझ पाइएगा। सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझ जाइए। अच्छा, अमेरिका में जो क्रांति हो रही है, रेवोल्यूशन हो रहा है काले और गोरे भेदभाव को लेकर के, वो भी सेम घटना है जो फ्रांस में है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का मामला है, तो फॉर्मूला कभी बदलती नहीं है। रूस यूक्रेन वॉर देखिए, वो भी वही है, फॉर्मूला कभी बदलती नहीं है। इसलिए फॉर्मूला को एक बार आप समझ जाइए, वही आपका आधार बन जाएगा, और उसी से आप हर घटनाओं का एज्यूम अनुमान लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि यही घटना है जिसकी वजह से ये घटित हुआ। देखिए क्या है, शीत युद्ध के कारण कई कारण हैं। तो शुरुआत कैसे होती है, तत्कालीन कारण क्या है, जर्मनी और सोवियत संघ, जैसे हमने उस दिन बताए थे कि ये जो विश्व व्यवस्था थी वो 2 ध्रुव में बढ़ चुका था। एक ध्रुव जिसका नाम मित्र राष्ट्र था, है ना, उसमें कौन कौन देश शामिल थे, अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, फ्रांस। अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, फ्रांस, बाद में चीन को भी ले लिए इन्होंने।
और जो ध्रुव राष्ट्र थे, है ना, इसको ध्रुव राष्ट्र कहते हैं, उसमें कौन कौन थे? जापान, इटली, जर्मनी। कौन कौन थे? जापान, इटली, जर्मनी। तो दो तरह की दुनिया बढ़ चुकी थी, ठीक है, दो तरह की दुनिया बढ़ चुकी थी। तो जर्मनी अलग हो गया, सोवियत अलग हो गया, जब हमने कहा कि एक पक्ष जो था वो था मित्र राष्ट्र, यहाँ लिखते हैं मित्र राष्ट्र, और एक पक्ष था वो था धुरी राष्ट्र, ठीक है। धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल थे? ए जर्मनी, बी इटली, सी जापान। जापान उस समय उभरता हुआ कंट्री था, पूरा एशिया महादेश में एकमात्र यही देश था। जैसे अभी अमेरिका का चल रहा है ना दबदबा, वैसे पूरा एशिया में जापान का दबदबा चल रहा था उस टाइम, ठीक है। तो ये कौन थे? धुरी राष्ट्र। एक था मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? मित्र राष्ट्र में थे अमेरिका, इसमें थे रूस, इसमें थे इंग्लैंड, और इसमें फ्रांस भी थे। एक खेल को समझिए, बहुत बढ़िया मज़ेदार खेल है। जर्मनी जो है, जर्मनी ने जून 1941 को सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। हिटलर था जर्मनी में। कौन था? हिटलर। और हिटलर की एक ही रणनीति थी, नाजीवाद, फांसीवाद, है ना। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे नाजीवाद, 9th में भी पढ़े होंगे, चर्चा है इसकी। जून 1941 में क्या किया? जर्मनी ने सोवियत संघ पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, ताबड़तोड़ हमला कर दिया, ठीक है। दूसरी घटना क्या होती है देखिए, जापान भी तो एक देश है, ये जापान ने क्या किया? जापान ने अमेरिका के जो पर्ल हार्बर है, अमेरिका के पर्ल हार्बर, अब हवाई आइलैंड देखे होंगे, अमेरिका के कब्जे में है। वहीं पे हवाई आइलैंड से थोड़ी ही दूर में एक जगह है का नाम है पर्ल हार्बर, वहाँ पे जापान ने अटैक कर दिया। कब अटैक किया? इन्होंने 7 दिसंबर 1941 को अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। पहले एकाएक घटना को समझिएगा, हम सारी घटनाओं को आपके सामने रख रहे हैं, आप चिंता ना करिए, खुद देखिए। जापान अटैक करता है अमेरिका पर, जर्मनी अटैक करता है सोवियत संघ पर। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि धुरी राष्ट्र क्या कर रहा है? मित्र राष्ट्र पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तब क्या करता है? जैसे ही ये अटैक होता है वैसे ही ये दोनों एक हो जाते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ, रूस एक हो जाते हैं। क्या होते हैं? एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पर अटैक करने वाले अलग अलग कंट्री हैं, और दोनों अगर अटैक में पीड़ित हो रहा है, भुगत रहा है, तो इन दोनों का दुश्मन यही ना होगा। मित्र राष्ट्र पर अटैक कौन कर रहा है? धुरी राष्ट्र। इसका मतलब कि मित्र राष्ट्र कुछ ना कुछ स्टेप उठाएगा, कदम उठाएगा, और वो जो स्टेप उठाया, इन्होंने इस स्टेप में अमेरिका और यूएसएसआर दोनों मिल करके काम किया। इससे पहले दोनों दुश्मन था, ध्यान रखिए, हम जो बात बोल रहे हैं इसको ध्यान रखिए। अगर ये अटैक नहीं करता जर्मनी सोवियत संघ पर, जापान अमेरिका पर अटैक नहीं करता, मतलब कि जो हवाई आइलैंड है वहाँ पे अटैक नहीं करता पर्ल हार्बर पर, तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उतनी क्षति नहीं पहुँचती, ठीक है। इसके अलावा हो सके सेकेंड वर्ल्ड वॉर छोटी सी मामला में निपट जाता, हो सके शीत युद्ध का नामो निशान न होता। लेकिन बात यहाँ पे अलग है। बात क्या है? इन्होंने जब अटैक किया तो ये दोनों एक हो गए। कभी कभी इस फिलोसॉफी को काम करना, इतिहास पढ़ने के बाद अपने जीवन में चीज़ों को अप्लाई करना। अगर ए और बी बहुत बड़ी दुश्मन है, ठीक है, तो अगर इन्हें नज़दीक लाना है, दुश्मनी को नज़दीक लाना है, तो सी द्वारा कुछ न कुछ कदम उठाया जाना चाहिए। इसको भी पीटो, इसको भी पीटो, देखो दोनों आप अपने आप आपस में आ जाएगा। दो व्यक्ति
अगर पीड़ित है किसी एक दुश्मन से तो दोनों आपस में अपने आप आ जाएगा, दोनों मिल जाएगा, और जब दोनों मिल जाएगा तो पावर बनेगी, एकता में पावर होती है, और दोनों मिल करके कोई कदम उठाएगा तो दोनों की ही जीत होगी। यहाँ ए और बी अगर रखें, हम ए को रखें अमेरिका को, बी को रखें हम सोवियत संघ को, तो जापान हो गया सी और जर्मनी कौन हो गया सी। सी की भूमिका कौन कौन निभा रहे हैं यहाँ पे, जापान और जर्मनी। यहाँ ए और बी दोनों अलग शत्रु देश थे लेकिन दोनों एक हो गए, है ना। यही घटना आप भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में देख सकते हैं। इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, वहाँ भी देख सकते हैं आप। खिलाफत आंदोलन का नाम सुने होंगे और असहयोग आंदोलन का नाम सुने होंगे। गांधी जी ने इसी फॉर्मूला को तो अप्लाई कर दिए। हालांकि गांधी जी उससे पहले जितने भी, ये तो बाद की घटना है ना, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की घटना है, शीत युद्ध। लेकिन ये जो घटना है हमारे भारतीय इतिहास में, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये दोनों भी ऐसे ही सेम घटना है, ठीक है। जब खलीफा का समर्थन नहीं दिया, तुर्की में खलीफा का समर्थन नहीं दिया इंग्लैंड ने, तो तुर्की के जो मुस्लिम समुदाय है उसको ठेस पहुंचा। उन्होंने बोला कि खलीफा, पूरे मुस्लिम जगत की खलीफा तुर्की में ही सत्ता विराजमान रहते थे, उसकी अवहेलना क्यों किया, उसकी बदनामी क्यों की। तो उनके भावनाओं को ठेस पहुंचा। तो इंग्लैंड इंडिया में भी शासन कर रहा था, तो इंडिया में भी तो मुसलमान थे। इनकी जो है हृदय पे ठेस पहुंचा, इनकी मान सम्मान पे ठेस पहुंचा कि खलीफा का सवाल आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। धर्म पे वार नहीं करना चाहिए, बोलते हैं कि लात मार दो भैया, लेकिन धर्म पे वार मत करो। तो धर्म पे वार किया इंग्लैंड ने। तो जो इंडियन थे, जो इंडियन शोषित वर्ग जो था, भारतीय शोषित वर्ग, उसमें से हिंदू भी तो थे, मुस्लिम भी तो थे। तो जब खलीफा की मामला आया तो गांधी जी ने दिमाग लगा दिए। उन्होंने कहा कि देखिए इन दोनों को मिला दें, क्योंकि मारने वाले दोनों एक ही है। कौन है? अंग्रेज। इंडिया के मामले में कौन है? अंग्रेज। पिटा कौन रहा है? इंडियन हिंदू और इंडियन मुस्लिम। और बदनाम कौन हो रहा है? मुस्लिम। और इधर से कौन बदनाम हो रहा है? इंडियन। तो यार दोनों का दुश्मन जब एक ही है तो आपस में क्यों लड़ रहे हो? दोनों एक हो जाओ। दोनों एक हो गए, और एक होने के बाद एक जो बड़ी अभियान चली वो खिलाफत और असहयोग, यानी कि खिलाफत प्लस असहयोग, खिलाफत प्लस असहयोग, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, दोनों जुड़ गया। खिलाफत आंदोलन प्लस असहयोग आंदोलन। ये दोनों मिल करके, अब दोनों जब मिल गया तो इन दोनों की जो शक्ति है, ताकत है, इससे अंग्रेजों को एहसास हुआ कि नहीं यार, ये दोनों कैसे मिल गया। कैसे मिल गया? क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही है। वो कौन है? अंग्रेज। ऐसे ही अमेरिका और यूएसएसआर दोनों आपस में मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि दोनों का दुश्मन कौन है? धुरी राष्ट्र है। ठीक है। कैसे धुरी राष्ट्र है? क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर पर बमबारी की, बम वर्षा किया, और जर्मनी ने सोवियत संघ पर हिटलर द्वारा अपनी सेनाओं के उपयोग करके वहाँ पे घुसपैठ किया और वहाँ खूब ताबड़तोड़ धूमधाम मचाया। सैनिकों के द्वारा बहुत तरह की नुकसान पहुँचाया गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस घटना से क्या होता है? इस घटना से वर्षों की दुश्मनी जो थी, वर्षों की दुश्मनी, इस घटना से वर्षों की दुश्मनी अमेरिका और यूएसएसआर, वर्षों की दुश्मनी एकता में बदल गई। किसी को पता नहीं चला यार कैसे हो गया ये घटना। दो दुश्मन, इतने खतरनाक दुश्मन, दोनों एक कैसे हो गए? लेकिन आप लक्षण से पता करिए कि क्या ये दोस्ती कभी एक रह सकता है? नहीं रह सकता है, नहीं रहेगा, रहेगा ही नहीं ये दोस्ती, क्योंकि दोनों पावरफुल है ना। दो आग कभी सामने। अच्छा बताइए, न्यूट्रल कब होता है? जब एक 19 हो, एक 20 हो, दोनों 20 हो तो होगा, दोनों 21 हो तो होगा? नहीं होगा। एक 19 एक 20 होना चाहिए, तब न्यूट्रल रहता है। हम बताए ना कि पहले दो सक्षम व्यक्ति कभी एक साथ। वैसे ही अमेरिका और यूएसएसआर जिस दौड़ में शामिल थे,
मतलब कि नंबर 1 इकोनॉमी बनने की दौड़ में शामिल थे। ये दोनों कंपटीशन में आएगा ना, प्रतियोगिता में आएगा, गहरी प्रतिस्पर्धा में आएगा, और इसी गहरी प्रतिस्पर्धा का परिणाम ये हुआ कि शीत युद्ध देखने को मिला, शीत युद्ध का नतीजा सामने आया। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब क्या है कि दो दुश्मन एक तभी होते हैं जब दोनों पर कोई एक सिद्धांत, एक सिस्टम वार करता है। किसी को कोई दिक्कत, इसको नोट डाउन कर सकते हैं हम, इसको मिटा देंगे फिर। ठीक है, मेरी क्लास इतना लंबा ही हो जाता है, क्या करें। ये शॉर्ट जो क्लास होती है उसमें पढ़ाई हमको लगता है कि कैसे, पता नहीं कैसे करते होंगे लोग, है ना। जैसे थोड़ा सा हम पढ़ाई पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले पढ़ लीजिए सब। नहीं, अब यहाँ देखिए एक चीज घटना होती है शीत युद्ध के कारणों में से पहला कारण जो है वो है वैचारिक मतभेद। वैचारिक मतभेद, ठीक है, वैचारिक मतभेद। वैचारिक मतभेद का मतलब होता है विचारधारा में मतभेद हो जाना। ठीक है, विचारधारा में मतभेद हो जाना। तो दो विचारधारा थे, आप देखें, एक था साम्यवाद विचारधारा, एक था पूंजीवाद विचारधारा। ठीक, ये किस पर पकड़ बनाती है? लोकतंत्र पर। ये किस पर पकड़ बनाती है? समाजवाद पर। समझ में आ गया? देखिए, ये जो है अमेरिका, ये हम उल्टा लिख दिए भाई, माफ़ करिएगा। यहाँ पे समाजवाद होगा, यहाँ पे होगा लोकतंत्र। ठीक है, अब देखिए पूंजीवाद जो था वो तानाशाह के खिलाफ था, तानाशाह के खिलाफ था, और ये तानाशाह के सपोर्ट में तो नहीं थे, लेकिन ये चाह रहे थे कि यहाँ पे कम्यून का शासन हो, कम्यून का शासन हो। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है ये कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद को दिखाता है, विचार की मतभेद को दिखाता है। इसके अलावा देखिए पूंजीवाद के समर्थक जो देश थे, पूंजीवाद लोकतंत्र के समर्थक जो देश थे, उसमें कौन कौन थे? ब्रिटेन था, और फ्रांस था, और चीन था। तो ये ब्रिटेन और फ्रांस और जो चीन है, ये चाह रहा था कि पूंजी को ही समर्थन देंगे, पूंजी को ही बढ़ावा देंगे। अगर हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, मतलब साम्यवाद, समाजवाद या कम्यून को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये पूरब में मतलब होता है पूर्वी देशों की ओर अपनी फैलाव विस्तार कर लेगा, अपनी फैलाव को बढ़ा देगा। इसलिए ये चाहता था कहीं ना कहीं इस पर नकेल कसेंगे, कहीं ना कहीं इस पर रोक लगेंगे, क्योंकि ये विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है कि किसी को भी संक्रमित कर सकता है, किसी को भी अपने हिस्से में ले सकता है, अपने अधीनता ला सकता है। ये ऐसी विचारधारा है। बहुत अच्छी बात है। तो वैचारिक मतभेद था, समझ में आ गया क्या था पहले? वैचारिक मतभेद। इसको मिटा दें हम, ठीक है। नंबर 2 दिख रहा होगा, नंबर 2 यहाँ पे देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस कभी नहीं चाह रहा था कि हम यूएसएसआर का समर्थन करेंगे, इसको सहयोग देंगे, ये कभी नहीं चाह रहा था। ठीक है, जैसे कि बता दें, जब हिटलर ने 1941 में जून महीना 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण किया, ये सोवियत संघ का मान लीजिए मैप है, यूएसएसआर। जब नाजी समर्थक हिटलर ने
चढ़ाई किया, कहाँ, सोवियत संघ पर अटैक किया। तो उस समय नाजी के सेनाओं ने इधर कब्जा कर लिया था, यहाँ पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो यूएसएसआर ने कहा, किसको, ब्रिटेन को, फ्रांस को और अमेरिका को भी कहा, बोला कि देखिए एक मोर्चा जो है इधर चला आ रहा है, ये हमको सपोर्ट, मतलब कि ये हमारे खिलाफ है, ये हमें बहुत तरह की युद्ध पैदा कर रहा है, ये दिक्कत दे रहा है। तो इन्होंने कहा कि एक मोर्चा ऐसा करिए कि फ्रांस, रूस, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए, ये सब मिल करके इसके खिलाफ एक दूसरी मोर्चा खोलें, इसके खिलाफ एक दूसरी मोर्चा खोलें। ये बात यूएसएसआर ने कहा था, किससे, ब्रिटेन से और फ्रांस से। लेकिन इस मामले में यूएसए का जो राष्ट्रपति था रूजवेल्ट, और ब्रिटेन का जो पीएम था चर्चिल, सम्राट ब्रिटेन का, उसने इस मामले में मौन रखा, बोला कि नहीं हम साइलेंट रहेंगे, टाल देंगे। इसने इस चीज़ को टाल दिया। और यूएसएसआर का जो प्रमुख था स्टालिन, ये बेचारा चिल्लाते रहा कि देखिए हमको हिटलर अटैक कर रहा है, हमें बचाइए, या अगर नहीं तो दूसरी सेना या किसी और रास्ते से सेना के माध्यम से इनको कंट्रोल करिए। लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए ऐसा नहीं चाह रहा था, इनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब बताइए, मित्र राष्ट्र में होते हुए भी किसी को इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि वो चाह रहा था कि बर्बाद हो जाए, कौन, यूएसएसआर। वो चाह रहा था तबाह हो जाए यूएसएसआर। ये चाह रहा था कि हिटलर इस पर चढ़ाई कर दे, क्योंकि हिटलर चढ़ाई करेगा तब जाके साम्यवाद टूटेगा, बिखरेगा। हिटलर चढ़ाई नहीं करेगा तो साम्यवाद ताकतवर होते जाते रहेगा। इसलिए इनको मौन रहा, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए मौन रहा, साइलेंट रहा। रूजवेल्ट, चर्चिल एकदम शांत हो गया, बोला कि नहीं हम शांत रहते हैं, देखा जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, नंबर 2 वजह, इसलिए क्या हुआ कि रूस के, यूएसएसआर के जो प्रमुख है स्टालिन, इसने साफ साफ समझ गया कि जो ब्रिटेन है और फ्रांस है, ये अंतर्मन से कभी नहीं चाह रहा है इसको हम हेल्प करेंगे, ये कभी नहीं आंतरिक तौर से इसके समर्थक नहीं है, इसके शुभ चिंतक नहीं है, यहाँ तक कि इसके विश्वासघाती है। ये स्टालिन को पता चल गया कि फ्रांस और ब्रिटेन इनके हित में नहीं हैं, इनके अहित में हैं। तो इस अहितता के बारे में स्टालिन को पता चल गया। इसीलिए शीत युद्ध की जो घटना हुई उसमें एक कारण ये भी था, ये भी घटित होने का कारण था। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 2। ठीक है, नंबर 3 देखिए। नंबर 3, इसमें क्या हुआ, जब एटम बम, जब परमाणु बम को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में जब गिराया गया, तो मित्र राष्ट्र के होते हुए भी देखिए, हमने फिर चर्चा करेंगे मित्र राष्ट्र में कौन कौन था। एक था यूएसए, एक था यूएसएसआर, एक था फ्रांस, एक था ब्रिटेन। ठीक है, कौन था, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसएसआर, यूएसए। तो परमाणु बम जब अटैक किया गया, कहाँ पे, हिरोशिमा और नागासाकी में, जापान के 2 द्वीपीय समूह हैं, तो वहाँ पे तो यूएसए यूएसएसआर को खबर ही नहीं दिया। बताइए कैसी मित्रता है इनमें, कैसी मित्रता है। यूएसए ने यूएसएसआर को खबर ही नहीं दिया। फ्रांस जान रहा था, ब्रिटेन भी जान रहा था कि यूएसए के पास परमाणु बम है, लेकिन यूएसएसआर को पता नहीं था, इस बात का खबर भी नहीं दिया था। तो लेकिन जब अटैक किया गया इस पर, जापान के 2 शहरों में, तो यूएसएसआर अचानक आश्चर्यचकित हो गया, ये अचंभित हो गया कि भैया ये अचानक क्या हो गया, ये अचानक कौन सी घटना घट गई। तो इनको बाद में पता चला कि अरे यूएसए ने तो एटम का हथियार रखा है बहुत बड़ी मात्रा में। अच्छा, अगर इनको पता चल जाता तो ये भी एटम के हथियार बनाते, इकट्ठा करते। लेकिन यूएसए का मंशा क्या था, यूएसए का मंशा था
कि जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर हम जीतेंगे यूएसए ही सर्वप्रमुख इकोनॉमिक राष्ट्र बनेगा, नंबर 1 इकोनॉमी वाला राष्ट्र बनेगा। ये नहीं चाह रहा था कि यूएसए समृद्ध बने, ठीक है, इसलिए परमाणु बम को छिपा दिया गया था, इसको राज बना करके रखा गया था। ये राज की पता जब चला यूएसएसआर को, तो ये विश्वासघाती के रूप में इसको देखने लगे, ये सोचने लगे ऐसे, ठीक है। चलिए आगे नंबर 3 में हो गया, नंबर 4 देखिए। नंबर 4 अभी देखिए सिर्फ ऐसे बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है, सिर्फ वाइट बोर्ड है और एक कैमरा, मोबाइल का कैमरा है, ठीक है, तो हम उतने सारा कुछ बता नहीं सकते। ऑफलाइन की क्लास जहाँ पे होगी वहाँ मैप आपको दिखाया जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ था, कौन सी क्षेत्र में कहाँ पे हुआ था, वो सारे तकनीकी रूप से वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। और रही बात एडिटिंग के माध्यम से भी हो सकता है, अभी तो पूरा यूट्यूब में क्लास चल रहा है एडिटिंग के माध्यम से, जो जितना बढ़िया से एडिट कर पाएगा उसकी उतनी रैंकिंग बढ़ेगी, उसकी उतनी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन मेरे पास उतना समय है नहीं, इसलिए हम उन सब मामलों में लिप्त नहीं हो सकते। अपने काम से हट करके, अपनी पढ़ाई को करके आपको ये सब सारा कुछ हम दे रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे अपने काम भी करने पड़ते हैं, इसके अलावा हमें पढ़ाई भी करने पड़ते हैं, जो मेरा इस अलग पढ़ाई होता है, ठीक है। उसके बाद भी आप लोगों के लिए हम ये सब सेवाएं दे पा रहे हैं, इसलिए एडिटिंग का और इस तरह की समस्याएं अगर आपको हो तो थोड़ा आप झेल लीजिएगा, थोड़ा तकलीफ हो तो थोड़ा झेल लीजिएगा, लेकिन चीज़ें वही है। अब ऑफलाइन क्लास में जब आप आइएगा तो हम उस टाइम आपको बढ़िया से प्रबंधन कर देंगे, उस टाइम सारा चीज़ फिगर के माध्यम से समझा जाएगा, वो बहुत जल्दी होगी और तो बहुत स्पीडली होगा, ठीक है। नंबर 4 कारण क्या था, देखिए तुर्की मामला। तुर्की मामला क्या कहता है, देखिए तुर्की जो है वो एक लैंड से जुड़ा हुआ, ठीक है, एक ओर से जमीन से जुड़ा हुआ है, एक ओर से कहाँ, जमीन से जुड़ा हुआ है, और अगल बगल में क्या है, महासागर है, ठीक है, अगल बगल में क्या है, महासागर है, ठीक है। देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की कगार पे था, तो रूस जो है या सोवियत संघ, वो चाह रहा था कि हमको तुर्की का जो उत्तरी क्षेत्र है इसमें हम अपना दबाव कायम करेंगे, कब्जा कायम करेंगे। क्या करेंगे, कब्जा कायम करेंगे, कहाँ पे, तुर्की का। और ये चाह रहा था कि एक जो मतलब कि इसे क्या कहेंगे, डॉकयार्ड, बंदरगाह, हमको इस बंदरगाह में एक सैन्य अड्डा या नौगमन या जहाज के आने जाने के लिए हमको एक स्टेशन चाहिए था, ये भी डिमांड कर रहा था। लेकिन ये दबाव में कर रहा था, क्या कर रहा था, दबाव में कर रहा था। ये सबसे बड़ी चीज़ हो रहा था कि उस समय दबाव सबका चल रहा था, प्रेशराइज होने की पूरी घटना चल रही थी। अमेरिका किसी पर दबाव डाल रहा है, रसिया किसी पर दबाव डाल रहा है, ऐसी घटनाएं बहुत देखने को मिल रहा था। लेकिन एक बात समझना यहाँ पे कि यदि रसिया यहाँ पे दबाव डाल देता है या इन जगहों पे कब्जा कर लेता है, तो व्यापार की जो क्षेत्र है या व्यापार की जो एक मेन स्ट्रीम है, मेन लाइन है, यहाँ पे रसिया की पकड़ बन जाती है। और देखिए वैल्यू जो होता है प्रत्येक क्षेत्र का होता है। जैसे कि आप इंडिया देखिए, इंडिया में यहाँ पे न्यू मुरे आइलैंड है, यहाँ पे देखिए मालदीव है, और ऐसे अंडमान निकोबार है, बहुत सारे यहाँ टापू हैं जो इंडिया के अधिकार क्षेत्र में मुख्य भूभाग में आता है। ये है श्रीलंका। आप ये मत समझिए कि एक दूर सुदूर क्षेत्र में कहीं द्वीप है, इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। कैसे वैल्यू है, देखिए जैसे इंडिया की जब भूगोल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया का जो अधिकार है वो ज़मीन पे तो है ही, इनका अधिकार सागर में भी है। कहाँ है, सागर में भी है। कुछ नॉटिकल माइल होते हैं, 12 नॉटिकल माइल, वहाँ तक किसका अधिकार है, सिर्फ भारत का अधिकार है। और एक चीज़ देखिए, यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई देश किसी देश से कोई व्यक्ति आ गया, मान लीजिए सुमात्रा ये है, और यहाँ से कोई व्यक्ति आ गया, यहाँ नाव लेते हुए आ गया, ठीक है। अब यहाँ मछली मार के चल गया और ये बोल दे कि भैया ये तेरा अधिकार थोड़ी है, तेरा तो ओनली 12 नॉटिकल माइल अधिकार है,
है ना, ये कह सकता है। तो 12 नॉटिकल माइल का मतलब क्या होता है कि इंडिया के मुख्य भूभाग से सिर्फ 19 किलोमीटर, इतना समझिए, 19 किलोमीटर का एरिया बनता है 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, समुद्र 12 समुद्री मील, समुद्री मील का उपयोग करेंगे, ठीक रहेगा। ठीक है, समुद्री। तो लेकिन ये क्या, अगर सुमात्रा से कोई व्यक्ति आता है और बोलता है कि इस एरिया में मछली पकड़ेंगे और ले जाएंगे घूम करके, और इसको दिखा देगा टुटुआ, है ना, इसको दिखा देगा, ये नाव है और नाव से ये जा रहा है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहा इंडिया। तो अगर ऐसा कर रहा है तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो है UN या ऐसे संस्थान, इन सब ने एक नई प्रोविजन रखा, नया प्रावधान रखा। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी रिसोर्स पर कोई और हक ले रहा है, तो एक तो आपका भी हक है कि वहाँ जाके रिसोर्स में हक लें। अगर नहीं, तो अगर इस तरह की गद्दारी वाला काम कर रहा है, तो UN ने एक सीमा रेखा तय किया, वो बहुत दूर तक किया, वो है 200 समुद्री मील। कितना है? 200 समुद्री। वो वहाँ तक जा कर के चीज़ों को ले सकता है, पकड़ सकता है। इसका मतलब कि भारत का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अधिकार है इतनी बड़ी दूरी पर। अब बताइए, जब भारत की मुख्य भूमि है उसमें अगर इतनी बड़ी दूरी पर अधिकार है पकड़ बनाने की, तो अगर एक छोटा सा द्वीप है इधर, ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो इनका भी दायरा तो वही हो गया ना। मतलब कि एक छोटा सा है एरिया, इनका भी दायरा वही हो गया। इसका मतलब कितना बड़ा जगह घेरा इसने, ये देखिए नियम के हिसाब से कितना बड़ा जगह घेरा। ये ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक छोटा सा अगर होटल है, सरकारी होटल, और यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दिया जाए, इतना ही कहा जाए कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आएगा, उसे हम 100 रुपये का खाना मुफ्त खिलाएंगे। अच्छा, व्यक्ति की परिभाषा सिर्फ व्यक्ति ही कहा है, इन्होंने नहीं कहा कि बच्चे, नौजवान या टीन एजर या एजर, इसमें इस डिफाइंड नहीं किया, बोला व्यक्ति। तो 100 रुपये का खाना खाएगा। अब क्या किया, कुछ फैमिली वाले आए, वहाँ पे 5-6 लोग थे, उसमें से 2 मुख्य थे माई बाप, और बाकी 2 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल का छोटे छोटे बच्चे थे, इनको भी ले आए। अब ये जो 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति को कम से कम 500 रुपये का खाना इस होटल वाले को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकारी है। दूसरा में इसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, बच्चे भी तो व्यक्ति होता है, चाहे 2 साल की क्यों ना हो, 2 महीना की क्यों ना हो, वो तो व्यक्ति होता है ना। तो ये भी 100 रुपये के हकदार है, और जो इसके माई बाप हैं ये भी 100 रुपये के हकदार हैं। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय नियम जो है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा, इस मामले में क्या है कि अगर ऐसा मामला आता है तो ये छोटी सी टापू भी ये बड़े महाद्वीप के बराबर तुलना करता है, इनको भी उतने एरिया में अधिकार बन जाता है, तो छोटी सी द्वीप की वैल्यू होती है, इसलिए छोटी सी द्वीप के लिए इतनी लड़ाई चल रही है। ठीक है, छोटी सी द्वीप के लिए इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, सिर्फ इसका कारण सिर्फ एक ही है, वही। तो न्यू मुरेलैंड जो है, ये यहाँ पे बांग्लादेश के, देखिए अरब सागर में, या बंगाल से थोड़ा सा हट के अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर तो यहाँ है। बंगाल की खाड़ी में जो न्यू मुरेलैंड है, वहाँ पे जो मामला चल रहा है वो इसी को लेके चल रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा को लेके चल रहा है। मान लीजिए कि वहाँ पे बांग्लादेशियों ने अधिकार जमा रहा कि बोले बांग्लादेश की मेरा नज़दीकी इलाका पड़ता है, तो न्यू मुरेलैंड पा जाएगा, तो उतनी बड़ी एरिया मिल जाएगा उसको ना, इंडिया को मिल जाएगा, तो इंडिया लाभान्वित होगा, है ना। तो ये भागीदारी कर रहे हैं न्यू मुरेलैंड को लेकर के। तो इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है जब भी कोई टापू क्षेत्र आता है तो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तुर्की मामला देख लिए। तुर्की मामला में हुआ क्या था कि तुर्की में रसिया चाह रहा था कि हम
यहाँ पे अपना दबाव से अपने क्षेत्र को बढ़ाएं और साम्यवाद व्यवस्था स्थापित करें। जबकि अमेरिका ऐसा होने देना नहीं चाह रहा था। वो कह रहा था कि व्यापार में अगर साम्यवादियों की पकड़ हो तो पूंजीवादी व्यवस्था चल नहीं सकती है, इसलिए हम इसको यहाँ पे इंतजाम नहीं करने देंगे, हम इस व्यवस्था को करने नहीं देंगे। इसलिए वो मामला विफल रहा है। तो अमेरिका और तुर्की के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दरार आ गया। ठीक है, तुर्की मामला खत्म हो गई। अब देखिए एक है ईरान मामला। ईरान का मामला, ठीक। ईरान एक मध्य एशियाई कंट्री है। क्या है? मध्य एशियाई कंट्री है। देखिए ईरान का उत्तरी एरिया जो है, ईरान का उत्तरी एरिया, इसमें यूएसएसआर ने ब्रिटेन के सहयोग से अपना यहाँ पे दबदबा कायम किया, अपना अधिकार कायम किया। इसने पूरी लगाव यहाँ पे कायम कर ली। ठीक है, क्या किया? पूरी लगाव कायम कर लिया। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। तो इस बात को लेके अमेरिका बहुत भयभीत हुए, वो नाराज हुआ। तो उसने भी यहाँ इंतजाम लगाने का उपाय किया। तो अमेरिका ने क्या किया? यहाँ पे जो एंग्लो अमेरिकन समुदाय है वो इस्टेब्लिश किया, वो यहाँ पे बिठाया, उनको रखा और सैन्य अभ्यास, सैन्य तरीके, सैन्य अड्डे बनाए। किधर? ईरान का दक्षिणी हिस्सा में। ईरान के उत्तरी हिस्सा में किसकी पकड़ थी? यूएसएसआर की पकड़ थी। दक्षिण में किसकी पकड़ थे? अमेरिका की पकड़ थे। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो अमेरिका ने वो जो एंग्लो अमेरिकन समुदाय थे उनकी सेनाओं को वापस बुला लिया। वापस अमेरिका बुला लिया। लेकिन यूएसएसआर ने ऐसा नहीं किया, बोला कि नहीं, हम नहीं बुलाएंगे यहाँ पे, क्योंकि रूस के काफ़ी नज़दीक पड़ता है ना ये। और दूसरा देखिए, जो ईरान और इराक है ना, वो एरिया ऑयल डिप्लोमेटिक्स में बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। तेल के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में उनकी पकड़ है। तो अमेरिका चाहता है कि हम वो पकड़ बनाएं, जबकि रसिया चाहता कि हम पकड़ बनाएं। तो जिसकी पकड़ ज़्यादा तब ये रहेगी जब वो काफ़ी नज़दीक रहेगा। तो यूएसएसआर चाह रहा था कि हम इस पे पकड़ बनाएंगे, चूँकि मेरा नज़दीकी क्षेत्र पड़ता है, इसीलिए। ठीक है, लेकिन इस बात को नहीं माना इन्होंने। तो अंत में क्या हुआ कि यूएन में इस बात को रखा गया। यूएन के बहुत दबाव के बाद रसिया ने इसको छोड़ा। यूएन ने बहुत दबाव दिया, तब जाके यूएसएसआर ने इस ईरान के क्षेत्र को, उत्तरी क्षेत्र को छोड़ा, नहीं तो छोड़ने वाले ये थे नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 हो गया। पांचवा है याल्टा समझौता का उल्लंघन। याल्टा समझौता का उल्लंघन, ठीक है। ये भी 1941 में हुआ था, याल्टा समझौता। ठीक है, क्या हुआ था? याल्टा समझौता, इसका उल्लंघन किया था। क्या है ये याल्टा समझौता में, क्या बताया गया था? देखिए, एक क्षेत्र है पोलैंड, ठीक है, और बगल में है रसिया, यूएसएसआर। समझ में, इसको आराम से समझिए। पोलैंड है या यूएसएसआर है, और यहाँ है हंगरी और यूगोस्लाविया। इधर है यूनान, हंगरी, यूगोस्लाविया बीच में है, इधर पोलैंड है। ठीक है, और कुछ राष्ट्र यहाँ पे मिला करके हम इसको बाल्कन क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसको कह दीजिए सीधा, ये सब हटाइए, इसको लिख के ये सीधा बाल्कन एरिया। ठीक है, ये यूनान है, ये हंगरी, यूगोस्लाविया है, ये बाल्कन एरिया है। याल्टा समझौता में सिर्फ ये बात कहा था कि देखिए, यूनान का जो क्षेत्र है इसमें ब्रिटेन का पकड़ होगा। किसका पकड़ होगा? ब्रिटेन का पकड़ होगा।
और ये एरिया जो है रूस के काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए किसका, यूएसएसआर का पकड़ होगा। और हंगरी और युगोस्लाविया जो है ये साझा में रहेगा, दोनों का रहेगा। साझा का मतलब दोनों होता है, ये दोनों का रहेगा। ठीक है, क्या होगा, दोनों का रहेगा। लेकिन सोवियत संघ ने क्या किया, सोवियत संघ ने क्या किया, जैसे ही इनको मौका मिलते गया, जैसे ही इनको मौका मिलते गया, इन्होंने साम्यवाद इस्टेब्लिश कर दी। दिक्कत ये था, साम्यवाद को इस्टेब्लिश कर दिया। ये ऐसे ऐसे समझिए, ये है आपका पोलैंड और यहाँ पे है रसिया। पहली दफ़ा रसिया यहाँ प्रवेश किया, ठीक है, और यहाँ पे साम्यवादी शासन स्थापित कर दिया। दूसरी दफ़ा फिर प्रवेश किया, फिर यहाँ पे साम्यवादी शासन इस्टेब्लिश कर दिया। तीसरी दफ़ा में फिर पूरे निगल लिया पोलैंड को, साम्यवाद बना दिया, पूरा पोलैंड साम्यवाद बन गया। ठीक है, इससे भी दिक्कत हुई, अमेरिका इससे नाराज हुआ। 4 तक आ गए थे, 5वां तक है ना। चलिए अंतिम एक है, जो भी है अंतिम एक है, इसको समझिए। एक अंतिम है यूएन को लेकर के, यूएन, यूएन पर वीटो। आप वीटो को के बारे में जानते हैं, वीटो क्या होता है, वीटो पावर होती है, वीटो शक्ति है। राष्ट्रपति के पास वीटो की पावर होती है, ये क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम बता दे रहे हैं। वीटो का मतलब होता है अंतिम रूप से निर्णय देने वाले मुख्य व्यक्ति की पावर। ठीक है, यहाँ यूएन जो है अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। तो यहाँ पे जो मुख्य देश है उनकी वीटो चलती है। क्या वीटो होता है, जैसे कि अमेरिका हो गया, जैसे कि रसिया हो गया, चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे कंट्री के पास वीटो की शक्ति है, वीटो की पावर है। थोड़ी देर के लिए समझिए, मान लीजिए कि आपके गांव में एक ए व्यक्ति है, ये अमीर है, बी व्यक्ति है अमीर है, सी अमीर है, डी अमीर है। इसमें से सबसे ज़्यादा अमीर जो है वो बी है, और बाकी सब गांव में जो हैं वो गरीब हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई सार्वजनिक समारोह होता है, सार्वजनिक व्यवस्था कराई जाती है और फंडिंग का उपाय कराया जाता है, और अगर ऐसा उपाय है कि बिना डेमोक्रेसी की व्यवस्था किए बी ने बहुत ज़्यादा रकम दे दी इस पूरे आयोजन में, समझे, तो इस बी का ही अधिकांश सहमति चलती है, इस बी का ही अधिकांश, क्योंकि इसने पैसे इन बाकियों की तुलना में बहुत ज़्यादा दिए, इसलिए इनकी सहमति चलेगी, इनका बात चलेगा, लोग मानेंगे इसके, पता नहीं इसकी कितनी वैल्यू देगी, इज्जत देगी। वैसे ही यूएन में होता है, अमेरिका इसके मुख्य सपोर्टर है, रसिया इसके मुख्य सपोर्टर है। तो अमेरिका रसिया इनके मुख्य सपोर्टर होने के कारण क्या होता है कि यूएन में इसकी चलती है, इनके पास वीटो पावर है, और ये वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये अमीर आदमी इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे, अगर ये बोलेगा कि मान लीजिए कि मूर्ति पूजा का आयोजन होता है, मूर्ति पूजा में विसर्जन कब करना है, नहीं करना है, सारे ये तय करेंगे। अगर ये बोल देंगे कि सोमवार को करना है, तो सोमवार को करने पर सारा सबकी सहमति मिल जाएगी यहाँ पे, है ना। ऐसे ही वीटो पावर होता है। वीटो पावर का मतलब होता है जिसकी ज़्यादा रोल है उसकी दबदबा। तो वीटो पावर में रसिया यूएसएसआर और अमेरिका यूएसए ये प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। तो जब भी कोई मामला आता तो यूएसएसआर वीटो पावर का इस्तेमाल करता और मामला को रोक देता। इसने मिसयूज किया किसकी, यूएन की, बड़ी मात्रा में मिसयूज किया। किसने, यूएसएसआर ने। समझ में आ गया। स्टालिन था वहाँ का प्रमुख, यूएसएसआर का प्रमुख, इसलिए इन्होंने बहुत तरह के मिसयूज किए किसको, यूएनओ में वीटो पावर को लेकर के। चलिए अगला क्लास फिर देंगे, फिलहाल इतने में रोक देते हैं। सुबह से ले रहे हैं क्लास भाई साहब। थैंक यू, मेरी बातों को इतना देर से सुना। आप सबके भीतर बैठे संभावनाओं को मेरा नमस्कार स्वीकार करें।